नमस्कार, द वीक ऑफ शो में आप सभी का स्वागत है। मैं दिव्या हाजिर हूँ इस हफ्ते की सारे सियासी ड्रामों की फिल्म लेकर। तो चलिए करते हैं शुरुआत। भारत सांस्कृतिक विविधताओं वाला देश है, जहां विभिन्न रंग रूप वाले, अलग अलग बोली बोलने वाले, अलग अलग धर्म और परंपराओं को मानने वाले लोग रहते हैं। और विविधता में एकता ही दुनिया भर में हमारी पहचान है। लेकिन चुनावी सियासत ने इसमें भी फूट डालना शुरू कर दिया है। 3 चरणों का चुनाव संपन्न होने के बाद अब इसी पर सियासत गर्मा गई है। सियासत में गर्माहट ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के एक बयान के बाद सामने आई है। देखिए रिपोर्ट। देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। भारत सांस्कृतिक विविधताओं वाला देश, जहां विभिन्न रंग रूप वाले, अलग अलग बोली बोलने वाले, अलग अलग धर्म और परंपराओं को मानने वाले लोग रहते हैं। और विविधता में एकता ही दुनिया भर में हमारी पहचान है। लेकिन चुनावी सियासत ने इसमें भी फूट डालना शुरू कर दी है। 3 चरणों का चुनाव संपन्न होने के बाद अब इसी पर सियासत गर्मा गई है। सियासत में गर्माहट ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के एक बयान के बाद सामने आई है। हम भारत जैसे विविधता वाले देश में एक साथ रह सकते हैं, जहाँ ईस्ट के लोग चीनी, वेस्ट के अरेबियन, नॉर्थ के श्वेत और साउथ के अफ्रीकन दिखते हैं। एक अंग्रेजी को दिए गए पित्रोदा के इस बयान के बाद सियासत गर्मा गई। पीएम मोदी ने इस पर सबसे पहले हमला बोला। शहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड अंकल ने बड़ा रहस्य खोला है। जिनका चमड़ी का रंग काला होता है, ये सब अफ्रीका के हैं। मतलब आप सबको, मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी कि चमड़ी का रंग देख करके उन्होंने मान लिया कि द्रौपदी मुर्मू भी अफ्रीकन है और इसलिए उनकी चमड़ी का रंग काला है तो उनको हराना चाहिए। चमड़ी का रंग कोई भी हो, हम तो श्री कृष्ण की पूजा करने वाले लोग हैं, जिसकी चमड़ी का रंग यहाँ हम सब जैसा रंग था। मुझे कोई गाली दे, मुझे गुस्सा नहीं आता, मैं सहन कर लेता हूं। लेकिन आज शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने में गुस्सा भर दिया है। पीएम मोदी के साथ ही भाजपा नेताओं ने पित्रोदा के बयान पर कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। सैम पित्रोदा कह रहे हैं भारत के अंदर तो इस कलर के हैं तो वो इस देश से आए हैं, उस कलर के हैं तो उस देश से आए हैं, यहाँ पर है तो इसके हैं। यानी भारत के अंदर आए हुए लोग सब बाहर के हैं। ये अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो। कैसे भारत को तोड़ा जा सकता है? कैसे भारत के अंदर इन चीजों से प्रभावित करके भारत को बदनाम किया जा सकता है? इस चुनाव में इस प्रकार के लोग अपनी भूमिका निभा रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने तो सैम पित्रोदा के बयान से किनारा कर लिया है, लेकिन स्थानीय नेता उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, राजनीति तो राजनीतिक वक्तव्य है तो निश्चित रूप से उस पर राजनीति होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस बात का खंडन किया है कि सैम पित्रोदा जी के जो विचार हैं वो उनके हो सकते हैं, उससे कांग्रेस का कोई वास्ता नहीं है और उसको स्वीकार भी नहीं किया जा सकता। सैम पित्रोदा के विवादित बयान के बाद कांग्रेस बुरी तरह घिर गई। देश भर में उनका प्रदर्शन शुरू हो गया और विवाद बढ़ने पर सैम पित्रोदा को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि क्या इससे कांग्रेस डैमेज कंट्रोल कर लेगी, क्योंकि सैम पित्रोदा ने विवादित बयान पहली बार नहीं दिया है। 23 अप्रैल को भारत में अमेरिका की तरह विरासत टैक्स लगाने की बात की। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान सिख दंगों पर कहा था 1984 हुआ तो हुआ, आपने क्या किया। 6 अप्रैल 2019 को कहा मिडिल क्लास को स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, उन्हें ज्यादा टैक्स देने के लिए कमर कस लेनी चाहिए। 22 मार्च 2019 को बालाकोट एयर स्ट्राइक पर कहा ऐसे हमले होते रहते हैं, इसकी सजा पूरे पाकिस्तान को क्यों दी जा रही है। 6 जून 2018 को राम मंदिर पर कहा मंदिर बनाने से आपको रोजगार नहीं मिलेगा। बोली एक अमोल है जो कोई बोले जाने। सियासत में तो मुंह से निकले एक एक अल्फाज के मायने होते हैं, खासकर जब माहौल चुनावी हो तो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, वे एक भी जुबानी चूक को बुनाने का मौका कहां छोड़ता है। लोकसभा चुनाव के बीच सैम पित्रोदा के बयान ने
भाजपा को बैठे बिठाए कांग्रेस को घेरने का एक और मुद्दा दे दिया। पहले विरासत टैक्स और अब भारतीयों पर नस्लीय टिप्पणी कांग्रेस को कितनी भारी पड़ती है और भाजपा इसको कितना भुना पाती है, ये देखने लायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए 13 मई को वोट डाले जाएंगे। चौथे चरण में मालवा निमाड़ की 8 सीटों में वोट पड़ेंगे। फिलहाल इन सभी 8 सीटों पर भाजपा का कब्जा है। भाजपा अपना ये कब्जा बरकरार रखने की कोशिश में है, तो कांग्रेस को इसी अंचल से सबसे ज्यादा उम्मीद है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए 13 मई को वोट डाले जाएंगे। चौथे चरण में मालवा निमाड़ की 8 सीटों देवास, उज्जैन, इंदौर, मंदसौर, रतलाम, धार, खरगोन और खंडवा में वोट पड़ेंगे। फिलहाल इन सभी 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। भाजपा अपना एक कब्जा बरकरार रखने की कोशिश में है, तो कांग्रेस को इसी अंचल से सबसे ज्यादा उम्मीद है। वो यहाँ 2009 का इतिहास दोहराने की कोशिश में है। 2009 में मालवा निमाड़ की 4 सीटों देवास, खंडवा, उज्जैन और मंदसौर में जीत हासिल की थी, लेकिन इसके बाद लगातार इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। सीट वार यहाँ की चुनावी समीकरण की चर्चा करें तो देवास में भारतीय जनता पार्टी के महेंद्र सिंह सोलंकी का मुकाबला कांग्रेस के राजेंद्र मालवीय से है। उज्जैन में भाजपा के अनिल फिरोजिया और कांग्रेस के महेश परमार आमने सामने हैं। मंदसौर में भाजपा के सुधीर गुप्ता और कांग्रेस के दिलीप गुर्जर के बीच चुनावी लड़ाई है। धार में भाजपा की सावित्री ठाकुर और कांग्रेस के राधेश्याम मोबाइल के बीच मुकाबला है। इंदौर में भाजपा के शंकर लालवानी के सामने कांग्रेस का कोई उम्मीदवार नहीं है। रतलाम में बीजेपी की अनीता नांगर का मुकाबला कांग्रेस के दिग्गज कांतिलाल भूरिया से है। खरगोन में भाजपा के गजेंद्र सिंह पटेल और कांग्रेस के पोरलाल खरते के बीच चुनावी लड़ाई है। खंडवा में भाजपा के ज्ञानेश्वर पाटिल और कांग्रेस के नरेंद्र पटेल के बीच चुनावी लड़ाई है। चौथे चरण में किसानों और आदिवासियों के वोट अहम हैं। इसके साथ ही इन सीटों पर मुस्लिम वोटों का भी प्रभाव है। प्रदेश के मुस्लिम मतदाताओं में 24% इन्हीं सीटों पर आते हैं। यही वजह है कि दोनों पार्टियों ने इन वर्गों को साधने में पूरा जोर लगाया है। खासकर आदिवासियों पर भाजपा का खास फोकस रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यहां हर सीट पर कई सभाएं की, तो वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और अरुण यादव ने भी ताबड़तोड़ सभाएं की हैं। दोनों पार्टियां चौथे चरण के रण में अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। तीसरे चरण में भी जो है श्रीमान की धमकी का कोई असर नहीं हुआ। 8 में से 5 मंत्रियों के यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज डाउन है, 10 से 11% डाउन है। तो अब जो है उनने गारंटियाँ दी हैं देश भर को, तो ये गारंटी भी का भी निर्वाह करें कि हम मंत्रियों को हटा देंगे। देखें कितने मंत्री हटाते हैं। हम 3 सीट जीत रहे हैं अभी तो आज ही, और जो है 1 सीट और निकल सकती है, 4 सीट जीते। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश का जो उत्साह और उमंग का वातावरण है, तीनों फेज जो निकले हैं और आगामी आने वाला चौथा फेज, प्रकार का जन समर्थन जनता का मिल रहा है। उससे ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस बार मध्य प्रदेश में हम 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मध्य प्रदेश की सियासत के बारे में कहा जाता है कि सत्ता का रास्ता मालवा निमाड़ से होकर निकलता है। ये मध्य प्रदेश की सत्ता का चुनाव तो नहीं है, लेकिन चुनावी मुद्दे विधानसभा चुनाव जैसे ही हैं। विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने डबल इंजन की सरकार, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के नाम पर वोट मांगे थे और मालवा निमाड़ में उससे बड़ी कामयाबी हासिल हुई थी। भाजपा को वोटर्स का वही रिस्पांस मिलने की उम्मीद है, तो कांग्रेस को पूरा भरोसा है कि मालवा निमाड़ की जनता बदलाव करेगी। देखना यह है कि जनमत कैसा आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। देश में चुनावी संग्राम चल रहा है और रोज कोई न कोई ऐसा मसला उभर ही आता है जो सियासत में गर्माहट पैदा कर देता है। एक ऐसा ही मुद्दा मध्य प्रदेश में रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया ने दे दिया है। उन्होंने एक चुनावी सभा में कहा कि जिस व्यक्ति की 2 पत्नियां हैं उसे 2 लाख रुपए सालाना दिए जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। देश में चुनावी संग्राम चल रहा है और रोज कोई न कोई ऐसा मसला उभर ही आता है जो सियासत में गर्माहट पैदा कर देता है। एक ऐसा ही मुद्दा मध्य प्रदेश में रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया ने दे दिया है। उन्होंने एक चुनावी सभा में कहा कि जिस व्यक्ति की 2 पत्नियां हैं उसे 2 लाख रुपए सालाना दिए जाएंगे। कांग्रेस सरकार आते ही हमारा जो घोषणा पत्र है, हर महिला को 1-1 लाख रुपया उसके खाते में जमा होगा, सभी घर की महिलाओं का, और जिसकी 2 पत्नी तो 2 लोग जाएगा। भूरिया ने ये बात जिस मंच से कही, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी मौजूद थे। मंच से ही पटवारी ने भूरिया के बयान का समर्थन किया। जो आपके भावी सांसद
भूरिया जी जिन्होंने घोषणा बहुत भयंकर कर दी है बिहार कि जिसकी 2 पत्नियां उसको डबल, जरा इनके लिए भी ताली बजाओ। दरअसल कांतिलाल भूरिया कांग्रेस की महिलाओं को साल में 1 लाख देने की स्कीम के बारे में बता रहे थे, लेकिन भाजपा ने इस पर कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। भाजपा उनके इस बयान को तुष्टीकरण की राजनीति बता रही है। भाजपा का कहना है कि बहुसंख्यक हिंदुओं को सरेआम बेइज्जत करने के लिए अब कांग्रेस ने मंच का सहारा लेना शुरू कर दिया है। इमरती देवी पर जीतू पटवारी के बयान के बाद भाजपा इस मसले को लेकर भी हमलावर है। वहीं कांग्रेस को कांतिलाल भूरिया के बयान में कोई खामी नजर नहीं आ रही है, वो इस बयान के मायने समझा रही है। कांग्रेस का आचरण सदैव से ही महिला विरोधी रहा है और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो महिला में चाशनी ढूंढ रहे हैं। जीतू पटवारी कांतिलाल भूरिया ध्रुवीकरण के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। कांतिलाल भूरिया महिलाओं के अधिकार को मार के जिस प्रकार से प्रथा को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये उनके मुस्लिम लीग का जो मैनिफेस्टो है उसको एक कदम आगे बढ़ावा देता है। पर कांग्रेस का जो महिलाओं के प्रति रवैया है, जो मानसिक शारीरिक शोषण का जो रवैया है, उसका भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है। कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार नेता आए दिनों महिलाओं के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। कांतिलाल भूरिया ने कहा है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में महिलाओं को 1 लाख रुपए देने का प्रावधान है और जिनकी 2 पत्नियां हैं उनको हम 2 लाख रुपए देंगे। हम कांतिलाल भूरिया के इस घोर अमर्यादित बयान की निंदा करते हैं। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि एक महिला होकर आप अपने नेताओं को नसीहत दीजिए कि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग न करें। आदिवासी क्षेत्र में उनकी परंपरा रही है कि बहु विवाह करते हैं वो, ऐसी कोई गलत बात नहीं है, न अपमानजनक है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने देश में जो आर्थिक रूप से गरीब महिलाएं हैं उनके परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपए सालाना और 8,000 रुपए प्रति माह देने की बात कही है हमने अपने न्याय पत्र में। उसी को लेकर उन्होंने ये बयान दिया है। महिलाओं के अपमान की बात और महिलाओं के सम्मान की बात भारतीय जनता पार्टी को शोभा नहीं देती है। इस देश में यदि महिलाओं का सम्मान अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया, उनको सशक्त करने का कार्य किया है और जितने अधिकार दिए हैं वो कांग्रेस पार्टी की ही देन है। भाजपा इसे मुस्लिम लीग के एजेंडे के तौर पर प्रचारित करने में जुट गई है। अक्सर 1 से ज्यादा पत्नी रखने के लिए मुस्लिमों को निशाना बनाया जाता रहा है, लेकिन आंकड़े कुछ और कहते हैं। 2019-20 में किए गए एक सर्वे के अनुसार बहुपत्नी विवाह सिर्फ मुसलमानों में ही नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि देश में हिंदुओं में 1.3%, मुस्लिम में 1.9%, ईसाई में 2.1%, सिख में 0.5%, बौद्ध में 1.3%, अन्य में 2.5%। इसके साथ ही इसका सीधा संबंध अशिक्षा से भी है, क्योंकि सर्वे ही बताते हैं कि बहु विवाह का प्रचलन, जो शिक्षित नहीं है उनमें बहु विवाह 2.4%, जो प्राथमिक स्तर तक पढ़े लिखे हैं उनमें 2.1%, माध्यमिक स्तर पर पढ़े लिखे 0.9%, उच्च शिक्षा पाने वालों में 0.3% है। बहु विवाह कम ज्यादा होने का एक कारण गरीबी भी है, ये भी आंकड़ों से प्रमाणित होता है। आंकड़े बताते हैं कि बहु विवाह सबसे गरीब में बहु विवाह 2.4% है, गरीबों में 1.8%, मध्य वर्ग में 1.5%, अमीरों में 0.9%, सुपर धनाढ्यों में 0.5%। ये तमाम आंकड़े बताते हैं कि बहुपत्नी विवाह को लेकर सिर्फ मुस्लिमों को कटघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता, लेकिन सियासत में कोई मौका कहाँ चूकती है। इसलिए भूरिया के इस बोल पर भाजपा ने कांग्रेस की घेराबंदी शुरू कर दी है। देखना यह है कि इसका कितना असर चुनाव में पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश में लोकसभा की चुनावी जंग खत्म होने जा रही है। 13 मई को आखिरी चरण में मालवा निमाड़ की 8 सीटों पर वोट पड़ेंगे। मध्य प्रदेश की सियासत में एक बात कही जाती है कि प्रदेश की सत्ता का रास्ता मालवा निमाड़ से निकलता है। इसकी वजह यह है कि मध्य प्रदेश में किसान और आदिवासी निर्णायक वोट होते हैं। मालवा निमाड़ में इन्हीं 2 वर्गों की अधिकता है। यही 2 वर्ग चुनाव परिणाम तय करते हैं। आखिरी चरण की चुनावी जंग में दोनों दलों ने इन वर्गों को साधने की पूरी कोशिश की है। भाजपा मोदी मैजिक के भरोसे है तो कांग्रेस को आदिवासियों से आस है। वजह है कि विधानसभा चुनाव में इस अंचल की बाहुल्य सीटों पर उसने भाजपा से बराबरी की थी। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में लोकसभा का चुनावी दंगल आखिरी दौर पर है। 13 मई को आखिरी चरण में मालवा निमाड़ की 8 सीटों देवास, उज्जैन, इंदौर, मंदसौर, रतलाम, धार, खरगोन, खंडवा
पर वोटिंग के साथ ही चुनावी संग्राम खत्म हो जाएगा। आखिरी चरण में दोनों दलों ने इन सीटों पर पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा से सीएम डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने ताबड़तोड़ सभाएं, रोड शो किए। भाजपा का दावा है कि वो इन 8 सीटों के साथ मध्य प्रदेश के सभी 29 सीटें जीतने जा रही है। अब की बार मध्य प्रदेश में 29 पार 29 की 29 जीतेंगे, प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। जनता का आशीर्वाद है। मोदी जी को तीसरी बार जनता प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। इस ऐतिहासिक क्षण में, ऐतिहासिक पल में जनता प्रचंड आशीर्वाद दे रही है। सभी समाज वर्गों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को है। ऐतिहासिक बहुमत से हम जीतेंगे। जनता का प्रेम लगातार मिल रहा है और जनता का प्रेम जीवन भर रहे। हमारा प्रयास यही रहेगा, भारी बहुमत से भाजपा जीतने वाली है। निश्चित रूप से मोदी जी में ही पूरा प्रदेश है और इसी कारण से हम जीत रहे हैं। भाजपा क्लीन स्वीप का दावा कर रही है तो कांग्रेस को इसी चरण में अपने को बड़ी कामयाबी मिलने की उम्मीद है। दरअसल चौथे चरण में जिन सीटों में वोट पड़ने जा रहे हैं उनमें कई सीटों पर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बढ़त मिली थी। रतलाम, झाबुआ और धार की 16 विधानसभा सीटों में से 8 पर कांग्रेस बीजेपी का कब्जा है। रतलाम लोकसभा की 8 विधानसभा सीटों में 4 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस, 1 पर निर्दलीय विधायक। धार लोकसभा की 8 विधानसभा सीटों में 5 पर कांग्रेस और 3 पर बीजेपी का कब्जा। खरगोन लोकसभा की 8 विधानसभा सीटों में 5 पर कांग्रेस, 3 पर बीजेपी का कब्जा है। 2009 में कांग्रेस ने इन 8 सीटों में 4 देवास, खंडवा, मंदसौर और उज्जैन में जीत हासिल की थी। चौथे चरण की सीटों में मुस्लिम वोट भी निर्णायक है। इन्हीं समीकरण के चलते कांग्रेस को भी इस अंचल से जीत की उम्मीद है। कांग्रेस कम से कम 4 सीट पर जीत का दम भर रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह से दल बदल के महापर्व में लगे हुए थे, दल बदल करा रहे थे रोज, और पूरे मध्य प्रदेश में ये मनोवैज्ञानिक संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि कांग्रेस खाली हो गई, कांग्रेस में कोई नहीं बचा। और बीजेपी को पता लग गया है कि जो 29-0 का वो नारा दे रहे थे वो किसी भी कीमत पर संभव नहीं है। 400 के पार का नारा दे रहे थे, किसी कीमत पे संभव नहीं है। चौथे चरण में किसानों और आदिवासियों की वोट महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि दोनों पार्टियों ने इन वर्गों को साधने में पूरा जोर लगाया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यहां हर सीट पर कई सभाएं की हैं, तो वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भी सबसे अधिक जोर इसी चरण में लगाया है। अब इसमें देखना ये है कि किसको कितनी कामयाबी मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के मतदान के बाद प्रदेश की सभी 11 सीटों का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। 4 जून को ईवीएम खुलने के बाद यह तय हो जाएगा कि प्रदेश में कौन किस पर भारी पड़ा है। हालांकि दोनों ओर से दावे लगातार किए जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनावी संग्राम खत्म हो चुका है। 24 चरण में जहां बीजेपी ने 2 सांसदों को दोबारा मौका दिया, जबकि 9 टिकट नए चेहरों को दिए, तो वहीं कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के किलों को बचाने के लिए दिग्गजों पर दाव लगाया। तीनों चरणों में हुए मतदान के बाद जीत के दावे भी किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय क्लीन स्वीप यानी कि सभी 11 सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं। लोकतंत्र के महापर्व का समापन छत्तीसगढ़ में हो गया है। 3 चरणों में चुनाव था, तो कल 7 लोकसभा क्षेत्र का चुनाव संपन्न हुआ है और अच्छा मतदान हुआ है। और जिस तरह से हमने पूरे प्रदेश का दौरा किया है, तो हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि पूरी सीट छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। सब जगह से फीडबैक लिए हैं, पूरी सीट इस समय भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। बीजेपी के इस दावे को कांग्रेस दिन में सपने देखना जैसा बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि उसके सामने लोगों तक पहुंचने की बड़ी चुनौती थी। इसके बाद भी कांग्रेस के कार्यकर्ता सभी वर्गों तक पहुंचे हैं। भाजपा के दावों पर कांग्रेस का कहना है कि ये देश में लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। मोदी सरकार 10 साल में कोई योजना ऐसी नहीं लाई जिससे जनता को लाभ हो। 10 साल सिर्फ भाषण ही सुनने को मिला है। कांग्रेस की गारंटी पर लोगों ने विश्वास किया है, परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएगा। लोगों तक पहुंचना एक बड़ा लक्ष्य था, एक बड़ा टारगेट था। उसको हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में इस चुनाव को हम लोगों ने लड़ा है। चुनौती थी, उस चुनौती को साहस करके पूरा ताकत लगाकर खेत में गए, खलियान में गए, मनरेगा के मजदूरों के पास सवेरे 5:30-6 बजे गए, ट्रेन का सफ़र किया, लोकल ट्रेन की स्थितियाँ क्या है उसको देखने का काम किया। मैं समझता हूँ एक अच्छा अनुभव
रहा और ये चुनाव पूरे देश में लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का चुनाव था। कांग्रेस पार्टी ने 10 गारंटी और 25 न्याय के साथ इस चुनाव को लड़ा है। मैं समझता हूँ और जनता 10 सालों में कहीं ना कहीं परेशान है। सरकार की योजनाओं से जनता को लाभ मिलता है, सरकारी संस्थाओं से जनता को लाभ मिलता है, लेकिन इन 10 सालों में कोई सरकारी संस्था केंद्र सरकार की और कोई सरकारी योजना ऐसी नहीं रही जिससे जनता को लाभ मिले। भाषण से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इन 10 सालों को खराब कर दिया। 3 चरणों में हुए मतदान के बाद प्रदेश की 11 लोकसभा सीटों में प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। मतदान के रुझानों को देखकर राजनीतिक पार्टी के दिग्गज गणित लगा रहे हैं और अपने अपने जीत के दावे भी कर रहे हैं। इन दावों पर कौन कितना खरा उतर पाता है, ये तो ईवीएम खुलने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष हरपाल के साथ गोपी कृष्ण साहू की रिपोर्ट। तो देश भर में हुए लोकसभा चुनाव को लेकर 4 जून को नतीजे आने वाले हैं। नतीजों से पहले एक बार फिर ईवीएम पर सियासी रोना शुरू हो चुका है। कांग्रेस जहां ईवीएम पर एक बार फिर सवाल उठा रही है, तो वही कांग्रेस के सवालों पर अब बीजेपी हमलावर है। देखिए रिपोर्ट। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। ये है देश के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। इस शायरी में वो ईवीएम पर सवाल उठाने वालों पर शायराना अंदाज में कटाक्ष कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में तीसरे चरण पर मतदान खत्म हो चुका है, लेकिन फिर से एक बार ईवीएम निशाने पर आ गई है। कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि ईवीएम की कार्यप्रणाली संदिग्ध है। ऐसा विशेषज्ञों ने कहा है कि ईवीएम की निष्पक्षता प्रमाणित होना चाहिए। हार जीत एक अलग विषय है, लेकिन ईवीएम की निष्पक्षता पे सवाल होना एक अलग विषय है। हम हारें या जीतें, लेकिन ईवीएम की कार्यप्रणाली संदिग्ध है, ऐसा अनेक विशेषज्ञों ने कहा है, तो इसकी निष्पक्षता प्रमाणित होनी चाहिए। चुनाव आयोग के फेवर में माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला भले आ गया है, लेकिन ईवीएम के प्रति जो आम आदमी के दिमाग में एक संदिग्ध भावना है, ईवीएम के प्रति जो एक शंका है, उसको दूर की जानी चाहिए। इन सवालों पर बीजेपी भी हमलावर है। बीजेपी इसको लेकर तंज कस रही है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार बनती है तो ईवीएम ठीक रहती है, नहीं बन पाती है तो ईवीएम खराब हो जाती है। दोष ईवीएम में नहीं बल्कि कांग्रेस की सोच में है। कांग्रेस को ईवीएम का रोना छोड़कर जनता की सेवा करनी चाहिए। उनकी सरकार बनती है तो ईवीएम ठीक होता है, उनकी सरकार नहीं बन पाती है तो ईवीएम खराब हो जाता है। तो भैया ईवीएम के लिए रोना छोड़ करके जनता की सेवा करें। भाई जनता की बात सुने, कुछ काम करें, कुछ भ्रष्टाचार घोटाले इन सब को छोड़कर कुछ जनकल्याण के काम करें, तो जनता आशीर्वाद देती है। नतीजे आने से पहले ही कांग्रेस ने एक बार फिर ईवीएम का राग अलापना चालू कर दिया है, तो वहीं बीजेपी इन बयानों पर हमलावर है। अब देखना ये होगा कि चुनाव परिणाम के बाद ईवीएम पर सियासत कितना आगे बढ़ती है। कैमरामैन मनीष हरपाल के साथ स्टेट हेड निधि प्रसाद की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में संचालित स्वामी आत्मानंद स्कूल को लेकर सियासी तलवार खिंच गई है। प्रदेश में कांग्रेस सरकार के दौरान साल 2020 में स्वामी आत्मानंद स्कूल की शुरुआत की गई थी। इस दौरान सरकार ने इन स्कूलों को उत्कृष्ट स्कूल बनाने के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया था, और अब सरकार बदलने के बाद अब इसके नाम को लेकर बयानबाजी तेज है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में संचालित सरकारी स्कूलों को डेवलप करते हुए कांग्रेस सरकार ने स्वामी आत्मानंद स्कूल की शुरुआत की थी। साल 2020 में शुरू हुए इन स्कूलों में करीब 5 लाख बच्चे पंजीकृत हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करते हुए कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ में स्वामी विवेकानंद आश्रम के संस्थापक स्वामी आत्मानंद के नाम पर इसकी शुरुआत की। इन स्कूलों को अंग्रेजी के साथ ही हिंदी माध्यम में उत्कृष्ट स्कूल बनाने का काम किया गया। अब प्रदेश में सरकार बदलने के बाद अब इन स्कूलों के नाम को लेकर सियासी तलवार खींच गई है। कहा जा रहा है कि स्कूल का नाम बदलकर पीएमश्री स्कूल कर दिया जाएगा। स्कूलों के नाम के आगे पीएमश्री लगाया जाएगा, जिससे केंद्र सरकार की सुविधाओं का लाभ इन स्कूलों को मिले। लेकिन नाम बदलने जाने को लेकर उड़ी हवा ने प्रदेश में सियासी जंग छेड़ दी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि भाजपा छत्तीसगढ़ के लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पाती, छत्तीसगढ़ के साधु संतों का भी अपमान करती है। शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी आत्मानंद का योगदान है, उसको भी नकारने की कोशिश में है भाजपा। भूपेश बघेल के बयान पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है
कि भूपेश बघेल पहले जानकारी ले, उसके बाद बयान दे। छत्तीसगढ़ के लोगों को ये बर्दाश्त नहीं कर पाती भारतीय जनता पार्टी। छत्तीसगढ़ के साधु संतों का भी अपमान कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी आत्मानंद जी के योगदान है, उसको नकारने की कोशिश, मतलब छत्तीसगढ़ के महापुरुषों को भुला देना चाहते हैं। यदि आपको कोई कार्यक्रम चलाना है तो नया कार्यक्रम चलाइए और किसी का नाम रख लीजिए। वरिष्ठ हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे हैं, मैं उनको एक सलाह जरूर देता हूँ कि आप बयान से पहले थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा समझ लें विषयों को, थोड़ा इस पूरी स्थिति की जानकारी ले लें, उसके बाद बयान दें। उन्होंने नक्सलियों के संदर्भ में भी वही कहा था कि फर्जी मुठभेड़ है, फिर नक्सलियों ने ही कह दिया कि सही था सब कुछ। थोड़ा समझना चाहिए क्या हो रहा है, समझना चाहिए, फिर बोलना चाहिए। एक अच्छी सोच के साथ शुरू की गई स्वामी आत्मानंद स्कूल से कई मेधावी छात्र निकले। इन स्कूलों में सुविधाएं किसी प्राइवेट हाईटेक स्कूल से कम नहीं। सरकार बदलने के बाद इन स्कूलों के नाम के आगे पीएमसी लगाए जाने की चर्चा है, जिसके बाद सियासत भी देखने को मिल रही है। बीजेपी ये कह रही है कि इन स्कूलों को पीएमसी करने के बाद और हाईटेक किया जाएगा, जिससे शिक्षा का स्तर और सुधरेगा। देखना यह है कि नामकरण की सियासत के बीच आत्मानंद स्कूलों का स्वरूप और शैक्षणिक स्तर क्या रहता है। कैमरामैन रुपेश यादव के साथ स्टेट हेड निधि प्रसाद की रिपोर्ट। तो हमारे इस खास पेशकश द वीक ऑफ शो में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।